नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके जितने भी पीवाईक्यू हमारे हुए हैं और उन सभी के जो क्वेश्चन शानदार हमारे एग्जाम में बनते हैं, उन पर हम डिस्कस करते हैं कि पहले परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी सांख्यिकी है, उसके जो परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं वो किस तरह के प्रश्न बने हैं। तो आज हम विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को लेकर बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पहले आज तक पूछे गए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा बच्चों, ये ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पढ़ने के बाद, बेसिक क्लियर करने के बाद इस क्लास के जो क्वेश्चन है उसको आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों, स्टार्ट करेंगे क्लास को और पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखें। एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त, यानी कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हम घर में पानी के अलग अलग उपयोग को, जिससे जैसे कि हम पानी का यूज करते हैं पीने में, पानी का यूज करते हैं कपड़े धोने में, पानी का यूज करते हैं किचन में, बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं सबको अलग अलग प्रदर्शित करना चाहूँ तो सबसे बेस्ट उपयोग किसका होगा बेटा? पाई चार्ट का। क्योंकि पाई चार्ट क्या बताएगा? पाई चार्ट 100% पानी आया, उसका बताया इतना परसेंट भाग आपने पीने में यूज किया, ये पीने में यूज हो गया। ये अगर हम बात करें पीने के अलावा, जिसमें तो खाने पीने में हो गया, ये कपड़े धोने में हो गया, कपड़े धोने में हो गया हमारे पास। ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे साफ सफाई की बात करें, ये सफाई के अंदर हो गया। तो सबके अलग अलग उपयोग आप ले सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है बेटा पाई चार्ट, इसका बिल्कुल बेस्ट तरीका है। यानी अगर हम बात करें और सेव करते हो पानी, पता है ना आपको, सेव हमारे घर में टैंक वगैरह बने होते हैं, तो उसमें आप पानी को सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आप पानी का उपयोग दिखाने के लिए आप एक पाई चार्ट का यूज करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, यानी बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे पेपर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है यदि प्रेक्षण एक्स, x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 है, तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या है, आपसे पूछ रहा है। इन तीन का माध्य क्या है आपसे पूछ रहा है। पहले तो देखो, इन सबका माध्य कितना है? इन सबका माध्य 9 है। अगर बच्चे इन सबका माध्य 9 है तो इन सबको जोड़कर इनका माध्य निकालिए। माध्य मतलब औसत। तो बेटा औसत कैसे निकलेगा? एक्स, पांच पद हैं ये, पांचों को जोड़ लो। एक्स, x+3, x+5, उसके बाद x+7, उसके बाद x+10। अगर हम देखेंगे तो आप जरा समझिएगा, ये पांच पद है और इन पांचों पदों का माध्य क्या है बेटा? अगर मैं बोलूँ इन पांचों पदों का माध्य अपने को दे रखा है यहाँ पर कितना? 9। तो इसके बटे में आपने किसका भाग लगाया? 9 का। तो लीजिए, मतलब 5 का भाग लगाया और बराबर क्या हो गया? 9 हो गया है। अब जरा देखो, सबसे पहले अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो आएगा 5x। ठीक है। प्लस जोड़ो अब, 3 और 5 8 और 7 15, 15 और 10 25। तो 25/5 अगर हम देखेंगे तो 25 बराबर क्या आया? 9। आप चाहो तो 9 को 5 कॉमन ले लो ऊपर से, तो 5 कॉमन लोगे बच्चे तो x+5 बचेगा, बटे में 5 हमने लिखा, बराबर हमारे पास क्या आ गया? 9 आ गया। तो x, 5 से 5 कट गया तो x+5 का मान क्या आ गया बच्चे? x+5 का मान 9 आ गया। और x का मान यहाँ से क्या आएगा बेटा? 4 आ जाएगा। और x का मान 4 आते ही, यहाँ पर 4 नहीं पूछा, पूछा अंतिम तीन का आपसे पूछ रहा है। अंतिम तीन कौन से हैं? अंतिम तीन यानी x+5, जिसका मतलब कितना होगा? 9। ठीक है। x+7, जिसका मतलब होगा बेटा 7 और 4 11। ठीक है। उसके बाद x+10, जिसका मतलब होगा 10 और 4 14। सब में x का मान पुट कर दिया हम लोगों ने। अब मुझसे पूछ रहा है इन तीनों का माध्य। तो x बार निकालना है, माध्य निकालना है किसका? 9 का, 11 का और 14 का। और जोड़कर क्या करना है? माध्य के लिए सीधा सीधा जोड़कर क्या करना होता है? माध्य का कॉन्सेप्ट होता है कि राशियों को एक बटे राशियों की संख्या। तो तीनों को जोड़कर 3 का भाग लगा दीजिए, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20 और 14, 34/3। और इसमें भाग लगाया तो 11 सही 1/3 इसका सही जवाब होगा। यानी ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसका बिल्कुल एकदम बेहद सही तरीका, बहुत सही जवाब इसका हमने निकाल लिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यदि ए, बी और सी का माध्य क्या कह रहा है? एम है, और लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम अपने बेसिक्स में पढ़ाते हैं और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे भी संभावना है। ये केवल ग्रेड फर्स्ट में नहीं पूछा गया, और अगर हम बात करें और एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी सी का माध्य एम है। तो सबसे पहले तीन पद है ए बी सी, उन तीनों का माध्य क्या है बेटा? एम है। तो माध्य जब भी दे रखा हो, यानी औसत जब भी दे रखा हो, कितने पदों का है? तीन पदों का। तो तीनों को जोड़ लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? 3m हो जाएगा हमारे पास।
क्या हो जाएगा, 3m हमारे पास हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूं AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, तो कंडीशन नंबर 2 हमारे पास हो गई। अब दो कंडीशन है और आपसे पूछ क्या रहा है, माध्य पूछ रहा है बच्चे। तो मुझे माध्य निकालना है, किसका निकालना है, मुझे माध्य निकालना है बेटा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, तीन पद है और तीनों का माध्य निकालना है, तो तीनों को जोड़कर 3 का भाग लगा दीजिए। अगर आपको बच्चे माध्य निकालना है इन तीनों का, तो इन तीनों को जोड़कर 3 का भाग लगा दीजिए। पर आप बोलेंगे जो आपके आंसर है ना, वो आपके m के रूप में है। यानी अगर आपको, वैसे तो ऑप्शन में ये होना चाहिए था, पर आंसर आपके m के रूप में है बच्चे। तो अगर आपके ऑप्शन m के रूप में है, तो आप क्या करेंगे, तो जरा देखिएगा, m स्क्वायर, 3m स्क्वायर, 5m स्क्वायर, 9m स्क्वायर हमारे पास है। अब जरा देखो इसको, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, आसान तरीके से समझना एक बार। तो पहले देखो, इन इसका मान है, इसका मान है, इसका मान निकालना है। तो इन तीनों में कोई संबंध है क्या, तो बोलोगे कि सर हाँ तीनों में संबंध है। क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीनों में संबंध क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका मान होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर इसको खोलोगे आप, तो ये आएगा हमारे पास। और देखो a प्लस बी प्लस सी, तीनों का मान क्या है अपने पास, 3m है। तो मैंने 3m रख दिया यहाँ पर, का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात करें, इसका मान हमें निकालना है। और आगे देखो आप, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी, यानी इसका मान अपने पास क्या है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से फाइनली आप देखोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या आएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 और 9m स्क्वायर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9m स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ तक। लेकिन अभी माध्य नहीं आया। अब देखो माध्य इसका पूछ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 9m स्क्वायर बटे, और इसका मान, तीनों का मान टोटल 9m स्क्वायर बटे में 3 है। तो फाइनली माध्य कितना आ गया, 3m स्क्वायर इसका सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी किसका आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको अलजेब्रा का यूज करना था बच्चे, और अलजेब्रा का यूज करके आपको इसका आंसर निकालना था। तो अलजेब्रा का आपने यूज किया और इसका आंसर निकाल लिया बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है, तो इन्हीं आंकड़ों के लिए बहुलक और माध्यिका का अनुपात क्या होगा। तो देखो, जब भी आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आपने पढ़ा है, तो जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में आप वैल्यू को मान सकते हो। तो माध्य 2 और माध्यिका 3 मान सकते हो। जी हाँ, मान लिया हमने। तो बेटा अब बताओ, क्यों ना बहुलक निकाल लूँ। तो z बराबर क्या है, z बराबर है बेटा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, हमारा फॉर्मूला होता है। z बराबर 3 माध्य बराबर, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। तो अगर हमने यहाँ से रेशो को देखकर माध्य मान, एक्स बार मान लिया 2 और यहाँ पर माध्यिका मान ली 3, तो यहाँ रखता हूँ तो z का मान निकलेगा। तो 3m का मान 3 है और 2x का मान क्या है, 2। तो यहाँ पर आएगा बेटा 5, 9 माइनस 4 यानी 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बहुलक, यानी z अनुपात माध्यिका। ठीक है, तो z का मान कितना है, z का मान है अपने पास 5 और माध्यिका का मान कितना है, 3। तो 5:3, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। तो देखिए कितना सिंपल कंसेप्ट है, कितना सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया है। यानी अगर आप चीज़ों को बहुत सरल तरीके से करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए अगला क्या है, अगला है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध है, आपसे पूछ रहा है। देखो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। ये फॉर्मूले से निकल कर आता है, बट आपको फॉर्मूले से नहीं करना, क्योंकि इसमें आप गलती कर सकते हैं। और गलती भी क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। और अगर आप इसको देखो, मैथमेटिक्स जिनकी अच्छी है वो इसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, पर जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो इसको कैसे करेंगे, तो जरा सुनना एक बार। सबसे पहले आपको देखो, एक फॉर्म, आपको तीनों में फॉर्मूला पता है ना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो पहले आप देखो दो वैल्यू मान लो। जैसे मैंने मान लिया, जैसे भी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा, मैंने एक्स बार मान लिया 2 और माध्यिका मान ली 3। तो अगर मैंने एक्स बार मान लिया 2 और माध्य मान ली 3, तो यहाँ पर जेड कितना आएगा, तो जेड बराबर आएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो देखो 3 माध्यिका माइनस 3, 2 माध्य का मान ये, तो कितना हो गया 5। तो ये हमने निकाल लिया। अब इससे क्या होगा, इससे आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए और चेक करिए कि कौन सा सही लिखा हो। जैसे माध्य माइनस माध्यिका, माध्य का मान कितना है 2 और माध्यिका का मान है 3, तो हो गया माइनस का 1। और माध्यिका का मान कितना है, माध्यिका का मान है अपने पास 3। बहुलक का मान कितना है, बहुलक का मान अपने पास है यहाँ पर 5। तो 3 में से 5 गया तो 2 बचेगा, माइनस का 2 बटा 1/2, यानी माइनस का 1, और ये भी माइनस का 1। तो आंसर कौन सा सही होगा बेटा, पहला वाला इसका बिल्कुल सही होगा। तो अगर अपन ऑप्शंस की सहायता से करें,
तो जैसे मैंने माना ऑप्शन एक से अगर देखें तो बेटा यहाँ पर देखोगे माध्य क्या है, माध्य है अपने पास 2, माध्यिका है 3, इज इक्वल टू हाफ, माध्यिका कितनी है 3, और बहुलक कितना है, बहुलक है 5। तो अब चेक करिए कि क्या इनका अंतर सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो -1 और ये भी -1 सेटिस्फाइड, और अगर इसका मतलब आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे तो पहला इसका राइट आंसर हो गया है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब, मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है, ये पूछ रहा है नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट टू डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो देखो वर्गाकार यानी स्क्वायर 2D होता है, वर्ग 2D होता है, बहुदंडीय एक 1D होता है, ठीक है, आयताकार जो होता है वो 2D होता है, जिनका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं ना नॉर्मली मैथ्स में, पाई चार्ट वृत्त वाला होता है तो वो भी 2D होता है। तो कौन सा 1D है, बहुदंडीय, यानी इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ बार डायग्राम बने होते हैं बहुत सारे, पर बहुदंड का मतलब मल्टी बार एक साथ होते हैं, एक साथ 2 या 3 बार कनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुदंडीय आरेख कह सकते हैं बच्चे। चलिए अगला देखें, अगला क्या है, यदि x तथा 1/x का माध्य m है तो x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का माध्य क्या है। ये सब हम जो कर रहे हैं वो हमारी पिछली परीक्षाओं में आए प्रश्नों की बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर x तथा 1/x का माध्य m है, यदि बेटा x प्लस 1/x इन टोटल निकालूंगा तो क्या आएगा 2m। यदि x तथा 1/x का माध्य m है तो इसका मतलब है कि x प्लस 1/x का माध्य क्या होगा, 2m होगा, और यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आपको निकालना है, तो सीधा सीधा माध्य निकालना है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है, यानी इनके फॉर्मूले का रिलेशन ध्यान रखना है, मतलब आपको ये देखना है कि जो दिया है सो जो जाना है वो क्या कोई संबंध है क्या। तो आप यहाँ पर देखो, अगर अपने पास x प्लस 1/x बराबर 2m आपको दिया गया है, और अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, मुझे क्यूब का मान चाहिए ना, तो बताओ पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला दूसरा ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर होता है 8m क्यूब। अब देखो यहाँ पर x से x कट गया हमारे पास, और देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, इस पूरे का मान अपने पास ऑलरेडी था कितना 2m, वो मैंने रख दिया यहाँ पर 8m क्यूब। तो जरा सिंपल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 6m बराबर 8m क्यूब। तो ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान मैं निकालूंगा तो आएगा 8m क्यूब माइनस 6m, ये इसका मान आ जाएगा, और यहाँ पर इस मान को उठा के रख दीजिए, तो आ गया बेटा 8m क्यूब माइनस 6m अपॉन 2। अब आप जरा देखो पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है, सर 2m कॉमन ले लो, तो बचेगा 4m स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में 2 अपने पास है, 2 से 2 कट जाएगा, तो रह गया m का m, 4m स्क्वायर माइनस 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मेनली मैं जो कहना चाहूंगा वो ये बात ये है कि अगर मुझे इसका मान चाहिए तो मुझे पहले इसके साथ इसका रिलेशन निकालकर एक डायरेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपको अगर डायरेक्ट वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इस तरह से करिए। तो आंसर कौन सा आ गया बेटा, आंसर देखो 2 कट गया था हमारे पास, तो 4m क्यूब माइनस 3, 4m स्क्वायर माइनस 3 और m अपन ने बाहर ले लिया, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजी वे में कर सकते हैं बच्चे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्यिका और माध्य और माध्यिका 30 और 28 है, तो माध्य 30 है माध्यिका 28 है, तो z का मान z बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्यिका का मान कितना है बेटा 28, माध्य का मान कितना है 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 24। चलिए अगला क्या कह रहा है, कच्चे माल श्रम प्रत्यक्ष उत्पादन और अन्य शीर्षक के अंतर्गत एक माह में चीनी की लागत कितनी है 12,
20, 35 और 23 यूनिट है। यानी इन सब का स्पेशल है, 12 इसका है, श्रम का 20 है, प्रत्यक्ष का इतना है, अन्य का इतना है। बोला चीनी की लागत के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर क्या होगा। अच्छा इस बताओ, इसमें अगर मैं कोण बनाऊं तो इन सबका यूनिट का जो कोण होना चाहिए, टोटल कितना है ये, तो अगर मैं देखूं तो 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, इन सबको जोड़ लो तो 7 और 3 10 का जीरो, कैरी 1, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 2 9, 9 90। तो यहाँ पर आप देखोगे पूरा मिलाकर 90 यूनिट हुई। अब आपको बोल रहा है सबसे बड़ा, अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो स्मॉलर ब्लॉक या स्मॉलेस्ट की बात चल रही है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट ब्लॉक की अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा बेटा, स्मॉलेस्ट कितना है 12, कितने में से 90 में से। अब आपको देखो अगर ये क्या बोल रहा है केंद्रीय कोण का मतलब क्या, अगर पाई चार्ट आप यहाँ बना रहे हो, अगर आप पाई चार्ट बनाओ तो बताओ 12 के लिए कोण कितना बनेगा, तो 12 कितने में से 90 में से, भाई 5 7 और 1 8 बिल्कुल 90 में से। और डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया 90 से कट गया 4 बार, तो 12 चौक 48, मतलब 90 डिग्री नहीं है, 90 तो वैल्यू है ना, कट गया। तो 12 चौक 48 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलर ब्लॉक का आ गया। और पूछ रहा है क्या, बोला सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो लार्जेस्ट की अगर मैं बात करूं वैसे डायरेक्टली कर सकते थे, पर लार्जेस्ट ब्लॉक की बात करूंगा बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 35/90 गुणा 360। ठीक है, तो डिफरेंस की पूछ रहा है, कितना आएगा 92। डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 35 और 12 का डिफरेंस होता है 23, तो 23 का मल्टीपल देख लो, 23 का मल्टीपल हम देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन एक ही है, 92 डिग्री, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, से कम संचयी बारंबारता और से अधिक संचयी बारंबारता वक्र जहां प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु है, क्या कह रहा है। देखो संचयी बारंबारता वक्र यानी एक नियम होता है कि माध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं, तो माध्यिका को जिस चित्र से ज्ञात करते हैं, यानी माध्यिका को जिस चित्र से ज्ञात करते हैं वो होता है हमारा तोरण वक्र। तोरण वक्र में क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें से अधिक और से कम, तो अगर से अधिक का ग्राफ जो होता है ना बेटा, अगर मैं बात करूं से अधिक का ग्राफ जो होता है ना वो ऊपर से नीचे आता है, और से कम का ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है, और ये जिस बिंदु पर कटते हैं ना बेटा, ये माध्यिका है हमारी, क्या है ये माध्यिका है, क्योंकि उसको हमें चेक करना होता है यहाँ पर, तो ये माध्यिका होती है। तो ये क्या हो गया बेटा, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे से अधिक ऊपर से नीचे आएगा, और से कम जो होगा नीचे से ऊपर की ओर गमन करेगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, आयत चित्र एक सतत सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंड आकृति है। क्या कह रहा है, आयत चित्र अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयत चित्र जो होता है ना बच्चे वो ऐसे बनता है, सबसे पहले 0 से 10, कंटिन्यू बना 10 से 20, 20 से 30, ये क्या है बेटा, ये है आयत चित्र। और ये आयत चित्र किसके लिए बनता है, सतत के लिए बनता है। तो बोल रहा है आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली जो बारंबारता बंटन है उसके अनुरूप है, बिल्कुल सही है, ये सही लिखा हुआ है। चलिए पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सभी खंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, सभी जो कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली, तो आयत चित्र वाला पहला था। देखो दूसरा क्या कह रहा है, अब बोल रहा है सभी खंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है, जी हाँ आयत चित्र में ऐसा होता है, ये भी सही है ना। अब अगले क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डंडों की ऊंचाई संगत वर्ग की बारंबारता के अनुरूप समानुपाती होती है, जी हाँ ये हाइट जो होगी वो फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके समानुपाती ही होती है। और चौथा पॉइंट क्या है, आयत चित्र के सभी खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है। ये कह रहा है, क्या बोल रहा है कि आयत चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है, यानी आपको एक एक चीज को देखो यहाँ पर नोटिस करना है। देखो सबसे पहले क्या ये पॉइंट सही था, देखो आयत चित्र क्या कह रहा है, आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंधन के अनुरूप होता है, तो आपका जवाब होगा जी हाँ सर अनुरूप होता है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या कह रहा है कि सभी खंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है, तो सभी खंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है, जी हाँ ये खंड है उसकी चौड़ाई जो होगी ना वर्ग अंतराल जितना है उसके बराबर होगी। अब डंडों की ऊंचाई सतत वर्ग की बारंबारता के समान होती है, यानी जो ऊंचाई होगी वो वर्ग की बारंबारता के समान होगी, है ना, बिल्कुल समानुपाती होगी। और लास्ट आयत चित्र के दंड खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है कि
किसी ब्लॉक की वैल्यू नहीं हो तो वहां संभव है। तो यहाँ पर ये संभव वर्ड जो लिखा है संभव की वजह से बोला गया है, ठीक है। बाकी हम बनाते नहीं है, मिलती वैल्यू है। अगर मान लो कभी किसी की फ्रीक्वेंसी जीरो हुई तो वो ग्राफ तो बनेगा नहीं, वो ग्राफ तो बिल्कुल दरार दिखेगी ना आपको, ठीक है। तो ये अपना आंसर इसका 4 आ गया। अगला क्या कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है, बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कैसे निकालते हैं, ये देखो कौन सी ये सतत श्रेणी है। बहुलक सतत श्रेणी में निकालते हैं तो जिसके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम मार्क कर लेते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको मार्क कर लेते हैं बेटा। किताबों में ऐसा दिया भी ऐसा दिया होता है, मतलब ऐसा किताबों में क्या पेपर में ऐसे खड़ा दिया जाता है, यहाँ यहाँ आपको क्लास या फ्रीक्वेंसी ऐसे दिया होता है। तो बेटा ये है हमारे पास F1, इससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। बहुलक का सीधा कंसेप्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपको, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा उसके बाद उसको नोट करना है आपको। तो आप देखो सबसे पहले आपकी जो बहुलक होगी वो 60 और 65 के बीच में होगी। ओके, तो बहुलक का एक फॉर्मूला होता है बेटा, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये इसका एक कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है बोलूँ तो मैं। तो एल, सबसे पहले एल का मान क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। लोअर लिमिट कौन है, 60, यानी ग्रुप की जो सबसे छोटी लिमिट है वो 60 है। तो एल का मान 60 हो गया, ठीक है। प्लस F1 यानी जिसको मार्क किया वो F1 है, उससे ऊपर वाली जो होगी बेटा वो होगी F2 ओ F0, और नीचे वाली F2। तो 2F1 तो 45 दूनी 90, माइनस F0 का मान कितना है 18, और F2 का मान कितना है 16। H का मान कितना है, H का मान क्लास की हाइट यानी 5। 60 का 60 प्लस माइनस करके 27 बचेगा, बिल्कुल बचेगा 27। नीचे देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो आएगा 34, 34 घटाऊंगा तो 54, नहीं 34 घटाऊंगा तो 56 गुणा 5, सही है ना, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ सॉल्व करना है इसको, 60 से ऊपर जाएंगे, कट रहा है क्या कुछ, 135 बटा 56, तो 60 प्लस 2 बार भाग चला गया, ठीक है। 56 दूनी 112, बिल्कुल 112 घटाऊंगा, 135 में से 112 घटाया तो 23, 230 हो जाएगा। और लगभग अगर हम देखें तो 0.4 को आसपास, तो 62.4 इसका लगभग जो है ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। तो ये लीजिए, इस तरह से आप बहुलक निकाल सकते हैं बच्चे आसान तरीके से। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक आंकड़े में बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या है। देखो बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है बच्चे। अच्छा, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है। Z बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य हमारा होता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अब वो कह रहा है कि यदि आंकड़े में बहुलक और माध्यिका, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर निकालो। तो यहाँ पर दोनों तरफ m घटा दो, तो 2m माइनस 2x बार, मैंने दोनों तरफ m घटाया है। तो z माइनस m, क्योंकि एक या ऐसे मान लो इसके 3m थे ना, एक उठा के इधर ले आया मैं। तो अब देखो यहाँ पर इस पूरे का मान कितना है, इस पूरे का मान 24 आपको दिया है, दो कॉमन लिया तो माध्यिका माइनस माध्य, आपसे यही पूछा है। तो m माइनस एक्स बार का मान निकालोगे तो बेटा आएगा 12, यानी आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न सारणी से बहुलक है, अभी बहुलक का कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने। तो वही सबसे ज्यादा मार्किंग फ्रीक्वेंसी किसकी, इसकी मार्किंग करो। ये होता है बेटा क्या, F1, इससे पहले F0, इसके बाद F2, ये होता है हमारे पास। तो Z का मान क्या है, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। L का मान कितना है, L का मान है 10, प्लस F1 का मान कितना है 45, F0 का मान है 9 अपॉन 2F1 90, माइनस F0 का मान है 9, F2 का मान है 21, गुणा H का मान क्या है 10, प्लस
36, ये हो गया 30 यानी 60 गुणा 10, ये कट गया 6 बार, बिल्कुल वेरी गुड। तो 16.00 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 4। कितना आसान है ना, सिर्फ चीज़ों को पकड़ना है, पिक करना है कि बस ये चीज़ें हो सकती हैं, इतना ही आपको करना होता है। चलिए अगला क्या है, यदि n संख्याओं का माध्य x बार है तथा प्रथम n-1 संख्याओं का योग लैम्डा है, तो क्या कह रहा है, तो अंतिम संख्या पूछ रहा है। देखो सुनो, ये n संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं ये, इनका माध्य कितना x बार है, तो बेटा जब इनका माध्य x बार है तो टोटल कितना होगा, अगर संख्याएं n है, इनका माध्य x बार है तो टोटल होगा nx बार। अब बोल रहा है इनमें से जो पहली n-1 संख्या है ना, उसका योग दे रखा है ऑलरेडी। क्या है योग, ये संख्या निकालनी है, तो इन सबके योग में से इन सबका योग घटा दो, बिल्कुल ठीक है। तो आप बताओ n नंबर्स का सम, n का योग निकालोगे तो उनके औसत को यानी माध्य को गुणा कर लो n गुणा x बार, और अगर मैं n माइनस संख्या को निकाल दूं तो अंतिम संख्या, तो बेटा लास्ट नंबर क्या होगा, nx बार माइनस लेमडा। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, निम्न पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा चुनाव में प्राप्त वैध मतों को प्रदर्शित करता है। डाले गए कुल वैध मत की संख्या 720 थी, तो बोल रहा है जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया। कुल वैध मतों की संख्या देखो 720 दे रखी है। अच्छा बताओ, जीतने वाला कौन है, सर जीतने वाला 120 का है। निकटतम कौन है, 100 वाला, इसको हराया बिल्कुल 20 डिग्री से। तो 20 डिग्री का मान निकालो, कितने में से, 360 में से, टोटल का मान कितना दे रखा है, 720 आपको दिया हुआ है, तो कट गया 18 बार, तो 40 मत। तो क्या आएगा, ऑप्शन इसका फर्स्ट यानी 40 मत इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में एक शहर में 1080 लोगों के खाने की पसंद को दर्शाया गया है। जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका प्रतिशत क्या है। पास्ता देखो, डिग्री की ओर देखोगे तो पास्ता डिग्री कितना है, 45 डिग्री है। पास्ता का डिग्री कितना है बेटा, 45 डिग्री है हमारे पास। तो यहाँ पर पास्ता का डिग्री निकालना है, तो 45 डिग्री है, कितने में से, 360 डिग्री में से। क्योंकि डिग्री 360 में से होता है, परसेंटेज 100 में से होता है, और परसेंटेज निकालना है बच्चे, तो गुणा 100 कर लो, बस काम खत्म। तो कट गया 8 बार, और 100/8 कितना होता है, 12.5%। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 12.5% इसका एकदम करेक्ट जवाब हो गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है। सीमांत आंकड़ों को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज जो हमारी होती हैं, यानी जो सीमा के एंड पर वैल्यूज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। और यहाँ पर क्या रहा है, मोड इज अफेक्टेड बाय द मार्जिनल डेटा। बाकी एक्सट्रीम वैल्यू सीमांत आंकड़ों के लिए बोल सकते हैं, चरम मूल्य इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल प्रभावित होता है, लेकिन प्रभावित जो होता है वो न्यूनतम होता है। सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है, माध्य होता है। ठीक है, माध्यिका का मान आवर्ती चित्र से, जिसको त्वरण ग्राफ भी कहते हैं, है ना, त्वरण ग्राफ पर भी कहते हैं। बहुलक का मान सभी आंकड़ों में निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, तो ऑल फैक्ट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या होगा, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याएं x और क्या, आई थिंक y है ये। 29.5 है, आपको कह रहा है। हाँ जी, अब क्या कर रहा है, x और y संख्याओं का समांतर माध्य 29.5 है, टोटल निकाल सकते हैं। यदि तीसरी संख्या z को भी सम्मिलित किया जाता है तो संयुक्त समांतर माध्य 20.5 हो जाता है। देखो वो माध्य तो किसका है, दो संख्याओं का, किसका, x और y का। तो अगर x और y का माध्य अगर 29.5 है, तो 29.5 गुणा 2, तो 29 दूनी 58 और 1 59, यानी x और y का योग कितना हुआ बेटा, 59 हुआ। और अगर तीनों की बात करें, x प्लस वाई प्लस जेड, तीन संख्याओं का समांतर माध्य 20.5 है, तो 20.5 गुणा 3, ये आएगा 61.5।
अब मुझसे पूछा 30 संख्या, निकाल लो। एक्स प्लस वाई का मान 59, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 61, तो जेड का मान हो गया बेटा 61.5 -59। तो अगर 2.5 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी 2.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। एक परीक्षा में 10 छात्रों के लिए प्राप्तांकों की माध्यिका आपको दे रखी है, मतलब माध्यिका पूछ रहा है वो, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको ऑर्डर में जमाइए। ऑर्डर में जमाएंगे तो बेटा ऑर्डर में देखोगे तो क्या आएगा, ऑर्डर में देखोगे पहले जब भी माध्यिका निकालो ऑर्डर में जमाओ। सबसे छोटा कौन है, 11, फिर 12, 12 के बाद 13 नहीं है, 14, 14 के बाद 15 नहीं है, 16, 17, 18, 18 के बाद 19, 20, 21, 22 है, 26 है, 30 है, 32, 35 और 41। चेक करिए 10 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 पद है, माध्यिका निकालनी है बच्चे, तो माध्यिका सबसे पहले बीच के 2 नंबर का ऑर्डर, मतलब अगर 1 नंबर होता बीच में तो वो माध्यिका होती, पर यहाँ बीच में कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो इन दोनों नंबर की माध्यिका निकालनी है आपको। तो सीधा कंसेप्ट क्या है कि इनका माध्य, मतलब इनकी माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए माध्य निकाल लो। तो माध्यिका क्या होगी बेटा, 22 + 26, तो आएगा 24, इसका सही जवाब हो जाएगा। बोल रहा है अगला, एक सममित बंटन के लिए बहुलक माइनस माध्यिका क्या होगा। ठीक है, आपको बोल रहा है कि आपको पूछ रहा है बताओ। ये थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा सोच के करिएगा। यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक सममित बंटन के लिए, फॉर द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या है, 3 - 2 माध्य। ठीक है, अब आपको माध्यिका माइनस करनी है बेटा, सुनना मेरी बात, बहुलक माइनस माध्यिका। तो एक माध्यिका उठा के इधर लिया है, तो 2 माध्यिका माइनस 2 मार हमारे पास होगा, है ना। इस बात को सुनना, एक बार सोचना, एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट देना चाह रहा हूँ जो जरूरी है हमारे लिए। तो बहुलक और माध्यिका का अंतर जो आया बेटा, वो यहाँ पर आ गया दुगुना किसका, माध्यिका और माध्य का अंतर, है ना। अब यहाँ लिखा हुआ माध्य और माध्यिका का अंतर। अब ये वाले कॉन्सेप्ट से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर हमारा आंसर तो निकल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर अपने को देखनी है कि यहाँ पर सिमेट्रिक लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं अंतर निकालने की बात कर रहा हूँ तो अंतर तो हमारे पास ये होना चाहिए था, पर इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, इसको देना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ बच्चा गलती करे, गड़बड़ करे, लेकिन यहाँ नहीं दिया। पर ये लिखा हुआ क्या है, सम्मित। सम्मित बंटन में क्या होते हैं बेटा, फॉर द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर सम्मित बंटन यानी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एक्स बार है वो जेड के, वही एम, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनका अंतर हमेशा क्या होगा बच्चा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक पुस्तकालय द्वारा लगातार पुस्तकों की संख्या, इनकी माध्यिका पूछ रहा है। ये एक सीधा सीधा कॉन्जुगेट, आपको पहले ऑर्डर में जमाना है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। 10 का मतलब इनके बीच में आएगा कहीं ना कहीं, तो पॉइंट वाला आंसर हो सकता है। पर देखो सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा कौन है, 63। 63 के बाद 6 वाली लाइन है, नहीं है, 75। 75 के बाद अगर हम बात करें, 75 के बाद होगा हमारे पास 80। 80 के बाद 82। 82 के बाद अगर हम देखें 89। 5 होगा, छठा जो भी आएगा उसके बीच में आएगा, 92, 94, 96, 100 और 105। ये कितने हो गए बच्चे हमारे पास, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो माध्यिका कौन होगी, इनके बीच, दोनों के बीच के जो नंबर है उनकी
उनकी आधी होगी। तो माध्यिका क्या होगी बेटा? 89 प्लस 92 डिवाइड बाय 2। जोड़ के 2 का भाग लगाओ तो 91, नहीं 90.5। डेढ़ ज़्यादा डेढ़ कम, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा 4। जोड़ के 2 का भाग लगाइए तो 90.5 पाइए। यदि 5 प्रेक्षण का माध्य 11 है तो प्रथम 3 प्रेक्षणों के माध्य बराबर है। अब प्रथम 3 का पूछ रहा है। एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, लास्ट पूछा था। 5 संख्याएं 1 2 3 4 5। तो देखो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर पूरा x+2 है, तीसरा नंबर x+4 है, चौथा नंबर x+6 है और पांचवा नंबर x+8 है। इन पांचों नंबर का माध्य अगर आप निकालेंगे तो 5 का भाग लगाएंगे जिसका मान 11 है। तो जोड़ो x डेक्स 3 4 5x, 2 4 6 और 6 12 और 8 20 बटा 5 बराबर 11। 5 कॉमन लोगे ऊपर तो बेटा x+4 बचेगा। 5 से 5 कट गया तो x का मान आया 11 माइनस 4 यानी 7। बेटा x का मान 7 आ गया। तो पहले 3 पद कौन से हैं? तो पहला 3 पद है x, x+2 और x+4। तो x का मान एक बार तो आ गया 7, यहाँ पर x का मान रखा तो क्या आ गया 9, 11, ठीक है। तो आपको इसका माध्य निकालना है, जोड़ लो। 7 प्लस 9 प्लस 11, 3 पद है तो जोड़ के भाग लगाओ 27/3 यानी 9। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। बोला इन संख्याओं के लिए कौन सा एक सही है? तो माध्य बराबर माध्यिका, माध्य बहुलक से बराबर जो भी है, मतलब कौन सी चीज बराबर है। तो इन आंकड़ों के लिए सबसे पहले माध्य निकालेंगे। x बार, तो माध्य क्या होता है सबको जोड़ो। 10 प्लस 7 17 प्लस 8 25 और 6 31 और 8 39, 39 और 5 44, 44 और 8। कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पद है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पद है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से इसमें कुछ या तो कोई नंबर मिसिंग है। देखते हैं अभी, कोई ना कोई नंबर मिसिंग लग रहा है मुझे। 10 और 7 17 और 8 25 और 6 31। 31 और 8 39, 39 और 5 39 और 5 44, 44 और 14 58, है ना? कितना? 58। अब 58 में 8 का भाग लगाएं तो मेरे हिसाब से इसमें एक गड़बड़ है, इसमें एक नंबर 5 भी होना चाहिए। 58 और 5 63। इन सबको देखो, 10 और 7 17 और 8 7 8 25 और 6 31, 31 और 8 39, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन का याद है इसलिए, ठीक है। तो 17 और 8 25 और 6 25 और 6 31 और 8 39 और 5 44, 44 और 8 52, 52 और 11 बिल्कुल 63 हुआ। और इस तरह से 9 संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पर। और इसका जो एक्स बार आएगा बच्चे, वो एक्स बार इन सबका आएगा 63/9 यानी 7, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें एक नंबर और लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेटा 5 भी है। चलिए, अब माध्यिका निकालनी है तो क्या करोगे? इनको ऑर्डर में जमाओगे। ऑर्डर में जमाओ तो देखो 5, 5 2 बार है, 6, 6 भी 2 बार है, 7 8 8 8 4 5, ये आ गया। तो माध्यिका कितनी आएगी? माध्यिका बीचों बीच आएगी, 7 आ जाएगी। और अगर जेड निकालना है तो बहुत आसान है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन कौन बराबर है। बेटा आप देखोगे माध्य और माध्यिका बराबर है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते थे आसान तरीके से। चलिए, क्या कह रहा है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। किसकी पूछ रहा है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। तो 10 अभाज्य कौन सी? 2 3 5 7 11 13 17 19, कितनी हो गई? 5 4 5 और 3 8, 23 और 29। माध्यिका मतलब बीच के दो नंबर। बीच के दो नंबर कौन से? 11 और 13।
इनको जोड़कर 2 का भाग लगा दो। आंसर आएगा 12। क्या आएगा आंसर? 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? ग्राफ का प्रयोग करते हुए माध्यिका का मान निम्न से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो देखो, जो हम बात करें तो यहाँ पर संचयी बारंबारता वक्र जिसको हम त्वरण ग्राफ बोलते हैं, उसको संचयी बारंबारता वक्र भी बोलते हैं। और बिल्कुल उसी से, जिसमें हम से अधिक और से कम वाले त्वरण ग्राफ बना सकते हैं। आयत चित्र से नहीं निकाल सकते, आयत चित्र से हम हमेशा बहुलक का मान निकालते हैं। ये हमेशा किसका मान देगा? बहुलक का मान निकालकर आपको देता है बच्चे। ठीक है बच्चे। आयत चित्र प्रदर्शित करता है, आयत चित्र क्या प्रदर्शित करता है आपसे पूछ रहा है। तो आयत चित्र प्रदर्शित करता है किसके लिए? आपको पूछ रहा है किस में। देखो 2012 और 16 दो बार क्वेश्चन आया। अभी देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन भी किया था, उसमें हमने देखा था। देखो असतत वर्गीकृत बारंबार था। वर्गीकृत का मतलब ग्रुप बने हुए। ठीक है। असतत डिस्क्रीट है पर वर्गीकृत है। यानी वर्गीकृत का मतलब है वर्ग बना बना के। वर्गीकृत बारंबारता बंटन की बात चल रही है, डिस्क्रीट क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए पूछ रहा है। यानी वर्गीकृत की बात करें, क्लास नहीं बन रही इसमें, असतत है, डिस्क्रीट है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकृत ही नहीं है, ग्रुप ही नहीं बना रखे, तो पॉसिबल ही नहीं है। सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। सिर्फ सतत में ऐसा होगा, असतत या डिस्क्रीट में नहीं बनाते हम लोग आयत चित्र। आयत चित्र सतत के लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इसके रूप में बना सकते हैं बच्चे। अगला क्या है? अगला यानी लास्ट क्वेश्चन है ये। ए बी सी का माध्य m1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 है। ऐसा हमने पहले भी किया ना क्वेश्चन। और क्या बोल रहा है? ए बी बी सी और सी ए का माध्य क्या है आपसे पूछ रहा है। चलिए, ए प्लस बी प्लस सी, इनका माध्य अगर अपने पास m1 है तो टोटल कितना होगा? 3m1। टोटल निकाल लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य कितना है बेटा? m2, तो 3m2 हमारे पास ही हो गया। अब देखो, हमने योग निकाल लिया और मुझसे पूछ रहा है ए बी प्लस ए बी बी सी और सी ए का माध्य। तो बेटा जिसका माध्य पूछ रहे हैं उस पर चलो। माध्य होगा, माध्य किसका? ए बी प्लस बी सी एक पद दूसरा पद और सी ए तीसरा पद। इनका माध्य डिवाइड बाय 3 आपको करना है, बस ये निकालना है। तो सबसे पहले इन तीनों में संबंध निकालिए। और संबंध देखो क्या है यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमारे पास था, संबंध हमारे पास था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca हमारे पास होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास क्या है बेटा? 3m1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? 3m2 होगा। और मुझे इसका मान चाहिए तो 2 कॉमन लेके रखा था। पिछली बार जब मैंने लिखा था तो मैंने 2 कॉमन लेके लिखा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और इतने एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आएगा 9m स्क्वायर माइनस 3m2। ठीक है। अब यहाँ से ये देखो 9m स्क्वायर हो जाएगा, 9m1 स्क्वायर 3m2। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान अगर मुझे निकालना है बच्चे, तो यहाँ पर आएगा 9m स्क्वायर 2। तो ये जो मान आया है इस मान को उठा के रख दो यहाँ पर। 9m1 स्क्वायर माइनस 3m2 अपॉन 3 गुणा 2, ऊपर का जो इसका मान है ना वो 2 है। अच्छा देखो, तीन ऊपर से 3 को मना रहा है। क्या आया? 3m1 स्क्वायर माइनस एम टू अपॉन 2। 3m1 स्क्वायर 3m1 स्क्वायर माइनस m2 अपॉन 2 यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया, और ये भी हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है बच्चे। तो क्वेश्चन को करना, ठीक है।
तो देख सकते हैं बच्चों, हमने जो जितने भी परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे, वो सॉल्यूशन हमने किया और शानदार तरीके से सॉल्यूशन देख लिया। पर हमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ डरते इसी बात पर हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल वे में चीज़ों को समझना है और बहुत आसान तरीके से चीज़ों को करना है। तो आप आसानी से करेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट पेपर की, रीट की, लेवल 2 की या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने, जिस तरह से स्टैटिक्स के क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया, इसका एक बढ़िया लेक्चर आपको देखने को मिले, तो आप हमारी ऐप पर जाकर वहाँ से रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत नामात्र शुल्क में हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बच्चों, आपको करना क्या है, आपको हमारी ऐप जो है अनंत एजुकेशन, कौन सी ऐप, अनंत एजुकेशन को प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करिए। वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा ये है स्टैटिक्स जो है, इसका पूरा का पूरा पोर्शन आपको मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। और इसके अलावा जो रीट वाले बच्चे हैं, उनको पूरा मैथ्स का सिलेबस मिलेगा। और ये हमारी ऐप है, इस ऐप पर जाकर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों, मैं आप कहना चाहूँगा, फिर भी अगर आप कोई डाउट रखते हैं तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो डेफिनेटली आप इस पे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए, तो मैं भी आप लोगों से विदा चाहूँगा बच्चों। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।